मधुपुर जिले में छोटा सा गांव था, निहालपुर। निहालपुर यूं तो एक बहुत खूबसूरत गांव था और आज भी रूढ़िवादी प्रथाओं से भरा पड़ा हुआ था। मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा। और मैं क्या बनूंगी पिताजी? तू तो घर का काम सीख, तुझे तो शादी करके अपने घर जाना है। मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? हमारे यहाँ लड़कियाँ ज्यादा नहीं पढ़ती, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता। गोलू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह बहुत शरारती था, जबकि शोभा घर के सारे काम करने के बाद भी अपनी पढ़ाई करती थी। शोभा को पढ़ाई में बहुत मन लगता था और वह पढ़कर कुछ बनना चाहती थी। आज मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षा के परिणाम का दिन था। पिताजी, मैंने प्रथम स्थान पाकर पूरे जिले में टॉप किया है। अरे मेरे बेटे का क्या रिजल्ट आया? 60% पिताजी। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सबका ऐसा व्यवहार देखकर शोभा बहुत हताश होती है। सुबह के प्रथम आने की खबर सुनकर पड़ोस के निर्मल जी श्याम के घर आते हैं। अपनी बेटी को जितना पढ़ाना था तुमने पढ़ा लिया। अब अगर और पढ़ाई पर ध्यान देने लगती तो आगे जाकर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेटी की जात को थोड़ा दबा कर ही रखना अच्छा होता है। यह सब सुनकर पिताजी शोभा की पढ़ाई रुकवा देते हैं, लेकिन शोभा की माँ चोरी से उसकी पढ़ाई जारी रखती है। माँ, अगर पिताजी को पता चल गया कि उनकी जानकारी के बिना मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूँ तो वे तुम पर बहुत गुस्सा होंगे। कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू कुछ बन जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यह समाज कल भी वही था और आज भी वही है। दिन गुजरता जाता है और सबकी नजरों से छुपकर शोभा बीए पास कर जाती है। शोभा गांव की पहली लड़की थी जिसने पढ़ाई पूरी की थी। इसी कारण शहर के न्यूज चैनल वाले शोभा का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। मुझे इसी चीज का डर था। देख लिया ना श्याम जी, उड़ गई तितली। इसीलिए कहता था लड़की को दरवाजों के अंदर ही रखना चाहिए। पर आपको तो पता नहीं क्या शौक था जो इंटर की परीक्षा दिलवाई। मेरा तो भाग्य फूट गया जो ये कलमुही पैदा हुई। आज 4 लड़की इंटरव्यू लेने आए हैं, पता नहीं कल कौन आएगा। मैं कल ही इस लड़की के हाथ पीले करवाता हूँ। शकुंतला शोभा को शहर ले जाने के लिए कहती है। बेटी, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वह तेरे साथ हो। मेरी तितली पिंजरे में नहीं रहेगी, वो आकाश में उड़ने के लिए बनी है। तू यहाँ से चली जा, यहाँ का सब मैं संभाल लूंगी। इस हादसे के बाद गांव में कोई शोभा का नाम नहीं लेता है। कुछ दिनों के बाद गांव में जलापूर्ति की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गांव वाले ग्राम पंचायत के पास पहुंचते हैं, जहां से उन्हें निराश भेज दिया जाता है। सरकार के लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, बिना पैसे के तो कोई बात ही नहीं करता। सुना है जेल में एक नई अधिकारी की पोस्टिंग हुई है, बहुत अच्छी महिला है, वो हमारी जरूर मदद करेंगी। सब गांव वाले मधुपुर ऑफिस में पहुंचते हैं और एक महिला अफसर की पोस्ट पर शोभा को देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। श्याम की आंखों से आंसू आने लग जाता है और निर्मल जी शर्मसार हो जाते हैं। शोभा, तुम? मुझे माफ कर दो बेटी, मैं बहुत गलत था। हमें लगता था कि अगर बेटी को ज्यादा पढ़ाया जाए तो वो हाथ से निकल जाती है, पर तुमने आज सिखाया कि उसे अगर खुला आसमान दिया जाए, उसे पंख फड़फड़ाने दिया जाए तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकती है। तितली पिंजरे में नहीं, खुले आसमान में अच्छी लगती है, इसीलिए तितली को उड़ जाने दो। सब गांव वाले शोभा से माफी मांगते हैं और उसकी मां का सम्मान करते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को सबसे छुपाकर पढ़ाया और उसे अफसर बनने में मदद की। इस घटना के बाद निहालपुर के लोग अपनी बेटी को पढ़ाते और शोभा जैसे बनने के लिए कहते हैं। जादुई कठपुतली। अनापुर एक बहुत छोटा सा राज्य था। उस दिन वहाँ के रहने वाले सभी लोग बहुत उत्साहित थे,
क्योंकि राजा महीप सिंह के महल के बड़े से आहत में कठपुतली का नाच होने वाला था। राजकुमार कौशल का 21वां जन्मदिन जो था। राजा महीप सिंह हर साल अपने बेटे के जन्मदिन पर कुछ न कुछ जरूर करवाते थे। कभी नाटक, कभी कभी कव्वाली, कभी मुशायरा। लेकिन इस बार पहले से ही तय हो गया था कि जयपुर से कोई कठपुतली वाले को बुलाया जाएगा, जो कि कई दिनों से शहर में आया हुआ था। शाम होते ही सब ने अपनी अपनी जगह घेर ली। कठपुतली के नाच के बाद राजा महीप सिंह ने सबको भोज का भी न्योता दिया था। ये भोज 7 दिनों तक चलने वाला था। नियत समय पर कठपुतली का नाच शुरू हो गया। बच्चे बूढ़े सभी बड़े खुश हो रहे थे। बच्चे तालियां बजा रहे थे। ये कार्यक्रम 1 हफ्ते तक चला। कठपुतली वाले कार्यक्रम का आखिरी दिन था। तभी कठपुतली वाले ने राजकुमार कौशल को स्टेज पर बुलाया। वो जैसे ही स्टेज पर आया, सबने जोरदार तालियां बजाई और कठपुतलियों ने मधुर संगीत पर थिरकना शुरू कर दिया। गाना खत्म होते ही एक कठपुतली आगे आई और कौशल के गले में बाहें डालकर उसके कान में आकर बोली, मैं रोज तुम्हें देखती हूँ कौशल, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी। कौशल अचकचा गया और पीछे देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आई। उसको हैरत में पड़ा देखकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन कौशल ने कुछ अटपटा सा लगा। वो झट से पर्दे के पीछे चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी कठपुतलियों को अपनी उंगली में बांधे हुए धागे से नचा रहा था और 2 लोग वहीं बैठकर कुछ काम कर रहे थे। कौशल का बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वो सुरीली आवाज किसकी थी। क्या सचमुच वो कठपुतली की ही आवाज थी? यही सब सोचते सोचते वो स्टेज से नीचे उतर आया। थोड़ी देर में कठपुतली का नाच खत्म हो गया। सबको बहुत आनंद आया। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया और चले गए। कठपुतली वाले खाना खा ही रहे थे, तभी कौशल उस बुजुर्ग के पास गया जिसके हाथ में धागा बांधा था। उनसे उसने बताया कि वो कठपुतली उसके कानों में कुछ बोल रही थी। वो आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगा। उसने कहा, नहीं राजकुमार, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कठपुतलियाँ तो कपड़ों की बनी होती है। ये तो आज तक नहीं बोली। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। कौशल ने ज्यादा बहस नहीं की और राजा महीप सिंह के पास आ गया। वो उनसे बोला, पिताजी, मुझे एक कठपुतली चाहिए। राजा महीप सिंह ने जोर का ठहाका लगाया और बोले, अरे बेटा, कठपुतली लेकर क्या करोगे? तुम्हारी उम्र गुड्डे गुड्डियों से खेलने की थोड़ी है। अब तुम्हें राजकाज में ध्यान लगाना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझे वो कठपुतली चाहिए। भाई, हमारे राजकुमार को तुम्हारी कठपुतली पसंद आ गई है। हुजूर, हमारी तो यही रोजी रोटी है। इसे दे देंगे तो कमाएंगे क्या? बोलो, कितना दाम है तुम्हारी कठपुतली का? हुजूर, 200 रुपए। अरे 200 नहीं, तुम 400 ले जाओ। यह हमारी राजकुमार के जन्मदिन का उत्सव है। उसके छोटी सी इच्छा के सामने ये कुछ भी नहीं है। कौशल ने कठपुतली ले ली। सबके जाने के बाद वो उसको लेकर अपने कमरे में आ गया। जब वह सोने गया तो कठपुतली को भी अपने पास ही सुला लिया। आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कठपुतली उसके पास नहीं थी। वो उठ गया, तभी उसकी नजर खिड़की के पास गई। वहाँ उसने देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो खिड़की से बाहर देख रही थी। कौशल धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ। वो लड़की उसके तरफ घूमी तो उसने देखा वो बहुत ही खूबसूरत थी।
वो अपलक उसको देखता रह गया। वो बोली, मैं सुंदर नगर की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम दमयंती है। मुझे एक जादूगर ने कठपुतली में बदल दिया था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने उसकी इच्छा को ठुकरा दिया था। मैं कई सालों से दर इन कठपुतली वालों के हाथ के खिलौने बनी थी। आज अगर तुमने मुझे खरीद कर स्पर्श ना किया होता तो मैं कभी अपनी असली रूप में ना आती। इतना कहकर वो सबकने लगी। कौशल ने उसके गालों पर ढुलकते आंसुओं को पोंछ दिया और कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि कुछ तो है जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कोई कपड़े से बनी कठपुतली बोल कैसे सकती है। इसीलिए मैंने तुम्हें लेने की ठान ली थी। क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? हाँ, एक बार अपने महल में जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ नहीं आने दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे माता पिता मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम बस मुझे मेरे महल पहुंचा दो। दूसरे दिन सुबह सुबह ही कौशल ने अपने माता पिता को उस जादुई कठपुतली के बारे में सारी बातें बताई। राजा महिप सिंह और उनकी पत्नी ये सब सुनकर हैरान रह गए। फिर राजा महिप सिंह ने कहा, मैं बग्घी तैयार कर देता हूँ। तुम उस राजकुमारी को लेकर जाओ और जैसा भी होगा हमें खबर करना। दोनों बग्घी में बैठकर चल दिए। अभी आधे रास्ते ही गए थे कि दूसरी तरफ से आते ही घोड़े के टापों की आवाज सुनकर दमयंती डर गई। तुम चिंता मत करो, ये हमारी रियासत है। यहाँ कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन तभी वे घोड़ों की आवाज पास आकर रुक गई और उस पर से एक अजनबी उतरा। उसने कहा, इस बग्घी में क्या है? मुझे देखना है। उसने जैसे ही बग्घी का पर्दा हटाया, राजकुमारी दमयंती एक कठपुतली में बदल गई। वो अजनबी राजकुमार को देखकर बोला, माफ कीजिए हुजूर, मेरी पत्नी किसी जादूगर के चंगुल में पड़कर कहीं गायब है, इसीलिए मैं उसे ही ढूंढ रहा था। वो अजनबी चुपचाप वापस चला गया। कौशल उस कठपुतली को देखकर निराश हो गया, पर उसने कठपुतली को जैसे ही हाथ लगाया, वो राजकुमारी दमयंती के रूप में वापस आ गई। वाह, जादूगर ने तुम्हें भी जादू सिखा दिया था। तुम्हें पता है उस जादूगर की जादुई शक्तियों को कैसे खत्म किया जा सकता है? दमयंती मुस्कुराई और बोली, थोड़ा बहुत। हाँ, उसके पास एक जादू का सिक्का था, उसी से वो सब कुछ बोलता था। दोनों जब राजा के महल पहुंचे तो वहाँ राजा रानी अपनी राजकुमारी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमारी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। राजकुमार कौशल, अब तुम 2-4 दिन यहीं आराम करो। अब नहीं, आज मैं चलता हूँ। अभी बहुत से काम निपटाने हैं। ये कहकर उसने उनसे विदा ली। जब वो महल के फाटक पर पहुंचा तो राजकुमारी दमयंती वहाँ पहले से ही खड़ी थी। कौशल, जल्दी आना। उसकी आंखों में नमी थी। कौशल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपने माता पिता से बात तो कर लो। इतना कहकर वो बग्गी में बैठ गया। कौशल के जाने के बाद राजकुमारी दमयंती ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं राजकुमार कौशल से विवाह करूंगी। राजा को कोई एतराज नहीं था। बेटी, कुछ दिन हमारे साथ रह लो, उसके बाद हम खुद राजकुमार के यहाँ जाकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। राजकुमार कौशल जब अपने राज्य वापस लौटा तब उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमारे आसपास के राज्य में जितने भी जादूगर हैं उनको पकड़कर कारागार में डलवा दिया जाए, क्योंकि वे लोग दमयंती जैसे बहुत से लड़कियों को अपनी जादू के वशीभूत करके उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। राजा महिप सिंह को उसकी ये बात जंच गई। उन्होंने उसी समय ऐलान किया कि
आसपास के क्षेत्र में जितने भी जादूगर हैं सबको कारागार में डाल दिया जाए। आनन फानन में एक 10 दिन के अंदर ही जितने भी जादूगर थे सब उनके कारागार में थे। कौशल ने सारे जादूगरों की जादुई छड़ी, जादुई रुमाल, जादुई सिक्के जिनसे वे जादू दिखाते थे सब कुछ जब्त करवा लिया और उनसे कहा सारी लड़कियों और इंसानों को उनकी असली रूप में करवा दो वरना सबको मौत की सजा दी जाएगी। उन सब ने तुरंत राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। बहुत से लोगों को उन जादूगरों ने जाल से मुक्ति मिल गई। सबने राजकुमार को बहुत धन्यवाद दिया। जादूगरों की सारी शक्तियां कारागार में बंद रहने से खत्म हो चुकी थी। 6 महीने बीत गए। राजकुमार कौशल प्रतिदिन प्रतीक्षा करता कि शायद आज कोई खबर आए, लेकिन दमयंती के यहाँ से कोई खबर नहीं आई। तब राजकुमार ने सोचा शायद उसके पिता उसका विवाह कहीं और करना चाहते होंगे। अचानक एक दिन दमयंती के यहाँ से एक व्यक्ति आया और उसने राजा महिप सिंह को एक संदेश पत्र दिया जिसमें लिखा था कि राजा अपनी पत्नी के साथ दूसरे दिन अपनी राजकुमारी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे। कौशल की बाँछें खिल गई। अगले ही महीने उनकी शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। जादुई कठपुतली अब राजकुमार कौशल की रानी बन गई थी। जब उसने सुना कि सभी जादूगर अब अपनी जादुई शक्तियों से हाथ धो बैठे थे तो वो बहुत खुश हुई। ये सारा कमाल तो जादुई कठपुतली का ही है।